गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और स्वागत है आपका एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन धमाल मचाने वाले हैं एग्रीकल्चर्स के क्वेश्चंस का। और ये जो मेरी क्लास है जिसका नाम मैंने रखा है कृषि का खेल, और उसमें मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए लाभदायक होंगे। जेड के साथ में सुपरवाइजर, AOAA या अन्य जो भी एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन पे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है उस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक, ठीक है ना, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 15 है, 2 नंबर पे है 17 और 3 नंबर पे 19 और 4 नंबर पे 18। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इनमें से राइट आंसर को टिक करें। क्वेश्चन स्क्रीन पे पहुंच गया है डियर, आप राइट आंसर को टिक करें। और जो बच्चे नए हैं वो क्लास का शेयरिंग करेंगे। और इसमें राइट आंसर कौन से बनते हैं। देखो, पोषक तत्वों से सवाल बनते हैं, खूब सारे सवाल आते भी हैं, आप लोग करते भी हो। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, वृहद मात्रिक पोषक तत्व है, इन दोनों से ही सवाल आते हैं। आपको ट्रिक भी याद होगी, जिंकू मन बक्कल मोक्फिनी। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की जो ट्रिक होती है वो भी आप लोगों को पता होगी। इसका राइट आंसर जो जा रहा है, मेरी नजर में आप लोगों ने कर लिया होगा, अब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएं वैसे वैसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप करते जाएं। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा कृषि के खेल वाली क्लास का। और इसका जो राइट आंसर जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, 17। 17 है इसका राइट आंसर, टिक हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, 17 पोषक तत्व होते हैं, वो आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि पौधे के लिए, ठीक है ना, पौधे के लिए, यहाँ से लैप्स हो रहा है, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उन्हें परिष्कृत कब किया गया, यानी वापस दोबारा उनको छटनी कब की गई। वैसे वैसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप करते गए। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा कृषि के खेल वाली क्लास का। हो गया क्या? तो इसका जो राइट आंसर जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, 17। 17 है इसका राइट आंसर, ठीक हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, 17 पोषक तत्व होते हैं, वो आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि पौधे के लिए, ठीक है ना, पौधे के लिए यहाँ से लैप्स हो रहा है, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उन्हें परिष्कृत कब किया गया, यानी वापस दोबारा उनको छानना। डबल आवाज आने लग गई होगी आप लोगों को। हाँ, अब तक हो गया होगा आप लोगों का हो गया होगा अब तक। इसमें जो राइट आंसर जा रहा है वो जा रहा है 1954। 1954 है, यानी 1954 है वो इसका राइट आंसर बेटा माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, और 3 के अंदर है मृदा में गतिशील, मृदा में गतिशील, ये से बार बार लेप्स हो रहा है, गतिशील तत्व कितने होते हैं। मृदा में गतिशील तत्व कितने तत्व है, निम्न में से कौन सा है। पहला दे रखा है जिंक, दूसरा दे रखा है फॉस्फोर, तीसरा दे रखा है कॉपर और चौथा दे रखा है नाइट्रेट। आप जल्दी से करें क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे लेके आ रहा हूं। तो इसका राइट आंसर बन रहा है कौन सा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इसका राइट आंसर है। फिर रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पोषक तत्व कौन सा नहीं है, निम्न में से द्वितीय पोषक तत्व है वो कौन सा नहीं है। सेकेंडरी न्यूट्रिशन एलिमेंट, ठीक है ना, कौन सा नहीं है। इसमें दे रखा है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और बोरॉन है, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी द्वितीय पोषक तत्व नहीं है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बन पा रहा है। जेड के लेवल पे ऐसे सवाल बहुत अच्छे से राइट होते हैं। फिर अगला सवाल जिसके अंदर फिर से सेलेब्स है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है, द करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है, यानी ऊर्जा को किस में मापा जाता है। आप लोगों को पता होगा, वहां पे आपने नाम सुना होगा एटीपी, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा डियर स्टूडेंट, फॉस्फोरस। क्या जाएगा, फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जरा गौर फरमाइए इस पे। पौधों की क्वेश्चन क्या है, पौधों की पुरानी पत्तियों पर कौन से तत्व के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों पर कौन से तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं।
आप लोगों के यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे हैं। सल्फर, क्लोरीन, कर दिया। इनमें से कौन सा नजर आया आपको? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके। एमजी और मोलिब्डेनम एमओ, ओके। एमजी और एमओ इसका राइट ऑप्शन जाएगा। और फिर अगला है क्वेश्चंस, अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकी अम्लता कितनी होती है? अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकी अम्लता कितनी होती है? इसको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकी अम्लता कितनी होती है? इसका राइट आंसर जा रहा है, वो जा रहा है 110, 110। जिप्सम में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? जिप्सम में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? क्या आप लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है क्या? जानते हो इसको? नहीं जानते क्या? कैल्शियम को जल्दी से मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप लोगों को पता भी होगा, कई बच्चों को डायरेक्ट भी याद होगी। कितनी है? 29.2%, यानी 29.2%। थोड़ा क्वेश्चंस लैप्स है, फिर भी मैं बोल देता हूं। सरल या एकल उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ये जो क्वेश्चंस है इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। सरल या एकल उर्वरक, उर्वरक जानते हो? उर्वरक का उदाहरण नहीं है, नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉन्ट मिस्टेक हो चुकी है पीडीएफ बनाने में। अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट और उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी जाएगा। कई बच्चों ने पहले से ही फिक्स कर रखा होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम कलिका किस पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है? अग्रिम कलिका कौन से पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है? इसका राइट आंसर क्या जा रहा है? कैल्शियम। आप लोगों की तैयारी कैसी है परखने का एक मौका, और मौके पे हमेशा हर बंदे को मारना चाहिए चौका। और नजर आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पे है। वाष्पोत्सर्जन कई जगह जैसे इस तरीके से है, वाष्पोत्सर्जन। आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझे। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या करता है एट्राजीन? एट्राजीन पौधों की वृद्धि को कम कर सकता है, या पौधे की पत्ती की जो सतह होती है उसमें प्रकाश और जो रिफ्लेक्ट करता है, या रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को प्रभावित करता है, या पत्ती की सतह पर पतली परत का निर्माण करता है। चारों ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे है, और मैं चाहूंगा आप लोगों से राइट आंसर। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर बन पाता है सी, यानी सह रंध्रों को खुलने और बंद होने की क्रिया को प्रभावित करता है कौन? एट्राजीन। ओके। अगला जो क्वेश्चन है वह फसलों को सूखा व जल भराव दोनों से प्रभावित होती है। फसल जो सूखा व जल भराव दोनों से प्रभावित होती है, कौन सी है? मक्के की फसल है, मक्के की फसल आती है, जवार की आती है, सूरजमुखी की आती है, या गन्ने की आती है? कौन सी आती है? थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लो, आप लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत रहेगा। ये लो, किसकी आती है? जवार की आती है, गन्ने की आती है, सूरजमुखी की आती है, या मक्के की आती है? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, और इसका राइट आंसर बन पा रहा है मक्का। कौन सा बन पा रहा है? मक्का। अगला क्वेश्चन है, मृदा उर्वरकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल जो चक्र है, चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन है, मृदा उर्वरकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, क्रॉप साइक्लिंग, ठीक है ना, बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। कौन सा फसल चक्र है? मक्का के साथ तोरैया और गेहूं, धान गेहूं लोबिया, धान आलू और मूंग, सोयाबीन गेहूं और मूंग। कई बच्चों ने इसका राइट आंसर अभी तक सोच लिया होगा, और इसका राइट आंसर जा रहा है डी, सोयाबीन गेहूं और मूंग। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे वो है, खरपतवारों व फसलों के युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ें।
पैनी नजर होने चाहिए खरपतवारों व फसलों के युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। आप लोगों को बता दूं जानकारी, जब नहीं आता तो एक बार उसको अंडरलाइन कर ले ताकि आपके दिमाग में, क्योंकि आप लोग पढ़ के जाते हैं बुक्स में से उल्टा सकारात्मक और क्वेश्चंस आ जाता है नकारात्मक, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे नहीं है को अंडरलाइन कर ले ताकि आप लोग इसमें आसान से कर पाए। यानी क्वेश्चन फिर से, खरपतवारों व फसलों के युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी एक तरफ है फसल, एक तरफ है उसकी वीड्स यानी खरपतवार। जैसे जवार के अंदर स्ट्राइगा, जवार के अंदर स्ट्राइगा, ठीक है ना। अमरबेल रिचके के अंदर, गन्ने के अंदर कौन सी, टाइफा, और तंबाकू में कौन सी, औरबंकी। जरा देख के बताइए कौन सा सही नहीं है। और इसमें राइट आंसर जा रहा कौन सा, टाइफा, यानी जो टाइफा खरपतवार है वो गन्ने के अंदर नहीं होती है। ओके, इसीलिए ये टाइफा आंसर है वो राइट गया है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की फिर से स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। ये है फसलों एवं उनके किस्मों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन पहला, एक तरफ तो है फसल और दूसरी तरफ उसकी क्या है, वैरायटी दे रखी है, किस्में दे रखी है। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर को चुन सकते हैं। क्वेश्चंस में आप लोगों के पास में है जो की वैरायटी है क्लीपर, कपास की वैरायटी है सुजाता, लोबिया की वैरायटी है उत्तरसा फाल्गुनी, और मूंग की वैरायटी है यूपीएस 120। और कौन सी इसमें नहीं है किस्मों में, यानी इसकी, यानी मूंग की जो है ये वैरायटी नहीं है बेटा, यूपीएस 120 120 वाली नहीं है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पे, गेहूं के कल्ले फुटान के समय अनुकूलतम तापमान होना चाहिए। गेहूं में कल्ले फुटान के समय अनुकूलतम तापमान होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान दें, ये ना देखें कौन एजुकेटर किस तरीके से क्वेश्चंस को, आप लोग क्वेश्चंस करने आए तो क्वेश्चंस करें। शिवा वाचिंग फ्रॉम दिल्ली, ओके, थैंक यू शिवा, आप दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का वापस से क्वेश्चन, गेहूं में कल्ले फुटान के समय अनुकूलतम तापमान होना चाहिए। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमने आगे लिख रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड पीछे लगा देते हैं इनके, तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड देम? ओके ओके ओके, ये लो हटा दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर में ए, बी और सी और डी, इसका राइट आंसर जा रहा है कौन सा, बी जा रहा है। यानी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं में कल्ले फुटान के समय जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो होता है अनुकूलतम तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर आगे, बीजोपचार हेतु, क्वेश्चन नंबर 17, बीजोपचार हेतु रसायनों व जैव रसायनों को किस क्रम में प्रयोग किया जाता है। यानी सीरीज देखनी है आपको, पहले कौन सा, बाद में कौन सा, और उसके बाद में कौन सा। जो बायो फर्टिलाइजर है उनका यूजिंग देखना है। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से बायो फर्टिलाइजर है वो सीरियल वाइज यूज किए जाएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले ऑप्शन में है कवकनाशी, राइजोबियम, कीटनाशी। दूसरे ऑप्शन में कीटनाशी, कवकनाशी और राइजोबियम। तीसरे ऑप्शन में है कवकनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम। और चौथे ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, और इसका जो क्रम जाएगा वो सी वाला से सही जाएगा। पहले कवकनाशी यूज करने हैं, फिर कीटनाशी यूज करने हैं, सब नष्ट हो जाए तो आपको राइजोबियम कल्चर यानी राइजोबियम ट्रीटमेंट कर लेना है। राइजोबियम जानते होंगे, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में, गांठों में संक्रमण के रूप में राइजोबियम, जो गुलाबी गांठ है, सुना है क्या, वो गुलाबी आंखें थी, इसमें गुलाबी गांठ है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला जो आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18, टेट्राजोलियम परीक्षण में निर्धारित किया जाता है। टेट्राजोलियम जो टेस्ट है, टेट्राजोलियम परीक्षण में निर्धारित किया जाता है। वहां पे है बीज की शुद्धता यानी सीड की प्योरिटी, बीज की शुद्धता, बीज का अंकुरण, और या फिर बीज की गुणवत्ता, और या फिर सीड वाइबिलिटी, ठीक है ना। इसमें कौन सा आंसर राइट जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 का जो आंसर है टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारित किया जाएगा। डी ऑप्शन है सीड वाइबिलिटी,
का निर्धारण किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, मोट में उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मोट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। मोट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो राजस्थान, मारो राजस्थान, सुना होगा। ओके, राजस्थान। क्वेश्चंस अगर राजस्थानी हो तो एक बार फिर से लाइक और शेयर ठोक दो क्लास पे। अगर आप भी राजस्थानी हैं तो लाइक और शेयर ठोक दो। रंग रंगीलो मरो राजस्थान। मोट के आपको पता होगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है मोट से। जड़िया और ज्वाला, नाम सुना होगा आपने, जड़िया और ज्वाला। जड़िया और ज्वाला किसकी वैरायटी है? जड़िया और ज्वाला ये किसकी है? मोट की वैरायटी है। और आप लोगों को पता होगा ये जड़िया और ज्वाला कहां से निकाली गई है? जोमनेर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जोमनेर से। ये भी आप लोग थोड़ा सा स्टार कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है। जड़िया और ज्वाला किसकी वैरायटी है? किसकी? मोट की। और कहां से तैयार की गई है? जोमनेर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आगे चलते हैं क्योंकि रैपिड फायर करेंगे अपन। क्वेश्चन है, रेपसीड व सरसों का फल कहलाता है। रेपसीड व सरसों का फल कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं इसको? सिलिकुआ, फली, कैरियोप्सिस और उपरोक्त सभी। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? सिलिकुआ, फली, कैरियोप्सिस और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो आंसर जाएगा ही नहीं, ऐसे में गांठ ना बांधे। रेपसीड व सरसों का फल क्या कहलाता है? सिलिकुआ। क्या कहलाएगा डियर? सिलिकुआ कहलाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, तिल की बीज दर प्रति हेक्टेयर उपयुक्त है। तिल की बीज दर प्रति हेक्टेयर उपयुक्त है, यानी सुटेबल आपको सीड रेट बतानी है किसकी? तिल की बीज दर बतानी है। प्रति हेक्टेयर किस हिसाब से अपन काम में लेंगे, उपयुक्त कितनी रहेगी? क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पे, इसमें है 2 से 3 केजी, 3 से 4 केजी, 4 से 5 केजी और 5 से 6 केजी। इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों की छाती ठोकने वाला है, वो है सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आप लोगों को जान के मजा आएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छे से। फिर से यूपी, एमपी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। फिर से रंग रंगीलो मारो राजस्थान, और यहाँ राजस्थान राइट आंसर जाएगा। आप लोगों को सरसों से एक और बनता है केंद्रीय, ठीक है ना, सरसों अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय सरसों अनुसंधान, सरसों जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र जो है, केंद्र वो कहां पे है? सेवर भरतपुर में। ये भी ध्यान रखना, सेवर भरतपुर में है। भरतपुर, आप लोग भरतपुर की तरफ जाओगे, अलवर भरतपुर की तरफ जाओगे तो काफी ज्यादा आपको सरसों वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे ही आपको बनाया गया, सेवर में, सेवर भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ओके, तो दोनों ही चीजें याद हो गई, भरतपुर में। और भरतपुर कहां पे आपको पता होगा? आरजे यानी राजस्थान में है। और सरसों का उत्पादन में अग्रणी राज्य भी कौन सा है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है, वो है मृदा के आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप में उचित मात्रा तथा उचित मूल्यांकन में प्रदान करने की क्षमता कहलाती है। क्वेश्चंस को बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ढंग से सुने, क्योंकि एक डेफिनेशन है, किसी की परिभाषा हो सकती है। ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं, जनरली परिभाषा को ही लिंक करते हैं। वह मृदा की आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप यानी प्राप्त करने वाला, प्राप्य समझते हो ना, जिस रूप में पौधों को प्राप्त होता है, प्राप्य रूप व उचित मात्रा तथा उचित संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? किसी की डेफिनेशन है, अगर आपको परिभाषाएं याद है तो बता सकते हो, क्या कहलाएगी? उर्वरक गुणता, पहले ऑप्शन में उर्वरक गुणता, दूसरा है मृदा उर्वरकता, तीसरा है मृदा उत्पादकता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो चार चार परिभाषाएं तो होने से रही। तो ये जो परिभाषा है ये है मृदा उर्वरकता की। किसकी परिभाषा है? मृदा उर्वरकता की, यानी सोइल फर्टिलिटी की है। और क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे फिर से हाजिर है। आप लोग गौर फरमाइए इस पे कि पादप पोषण, ये शय ये वाला आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टियां तो हो नहीं रही, पढ़ने भावना को समझो। पादप पोषण के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने प्रतिपादित की थी? पोषक तत्वों की बात करें, पादप पोषण के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, कसौटी का मतलब किसने प्रूफ किया था, किसने प्रतिपादित की थी, किसने प्रूफ किया था? पादप
पादपों के लिए पोषण तत्वों की अनिवार्यता को। जेडी निकोलसन, ऑर्नन व स्टाउट और ऑर्नन और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 और उनमें राइट आंसर सबसे लंबा वाला कौन सा है? ऑर्नन व स्टाउट ने कब किया है? कब किया है? 1949 में। कब किया है? 1949 के अंदर। ओके, 1939 के अंदर। अगला जो क्वेश्चंस बन रहा है वो है असमतल। असमतल को अपन क्या बोल सकते? असमतल यानी उबड़ खाबड़ भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि है वो सर्वश्रेष्ठ है? बेटा ये सिंचाई की विधियों से आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा इसमें सर, एक तो है सर्वश्रेष्ठ सिंचाई की विधि कौन सी है, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया हुआ है यहाँ पे। उबड़ खाबड़ या असमतल, या तो असमतल बोल दो, ऊंची नीची जमीन वाली भूमि है, आपके खेत में खड्डे भी हो सकते हैं, टीले भी हो सकते हैं, इस तरीके की जमीन है और उसमें आपको सिंचाई करनी है, तो आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? सर्वश्रेष्ठ कौन सी होगी? ड्रीप हो सकती है, प्रवाह है, क्यारी या फव्वारा सिस्टम। आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों ने कर दिया होगा, वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम काम करेगा, हिंदी में बोलते हैं फव्वारा सिस्टम काम करेगा। लेकिन क्वेश्चंस ये उबड़ खाबड़ नहीं हो, केवल यहां से हो सिंचाई की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है, केवल इतना ही क्वेश्चंस हो। क्वेश्चंस अगर यहां से शुरू होता तो इसका आंसर कौन सा जाता? कौन सा जाता? जल्दी से आप, मैं इंतजार करूंगा लास्ट तक। बबलू 1981, कुमार बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर फव्वारा है। बट बबलू जी यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, क्वेश्चंस नया क्रिएट कर दिया। यहां से क्वेश्चन है कि सिंचाई की कौन सी विधि है वो सबसे श्रेष्ठ होती है। इन चारों ऑप्शनों में से आप टिक कर पाएंगे? जल्दी से आपके उत्तर का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। और अगले क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होते हैं। जानते होंगे, हाँ, ड्रीप या बूंद बूंद सिंचाई, जिसको क्या बोल सकते हैं? बूंद बूंद सिंचाई बोल सकते हैं। ओके, ड्रिप कलर सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई वाला कहाँ की है? फव्वारा सिस्टम कहाँ की उत्पत्ति है? जरा ये भी बताइए, फव्वारा सिस्टम वो कहाँ कहाँ की देन है? फव्वारा सिस्टम है वो कहाँ की देन है? ये भी अच्छा क्वेश्चंस बनता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं आता तो फिर लास्ट में मेरे से जानिए। बाजरे के बीज को किस गहराई पर बोना चाहिए? यानी बाजरे के बीज को अपन बोते हैं तो उसकी गहराई यानी कितना, हाँ मारवाड़ी में उंडा, हाँ कितनी गहराई पे बोना चाहिए? यहाँ पे 1 से 2 सेमी है, 3 से 4 सेमी है, 4 से 5 सेमी है, 5 से 6 सेमी है। बताइए जरा, जो भी है, जीडी चौधरी, शिवा, बबलू, जो भी मौजूद है, जो भी कैंडिडेट हैं सामने, वो जल्दी से इसको बताएंगे। बाजरे की बीज को कितनी गहराई पर बोना चाहिए? बाजरे का बीज, गाने नहीं गाने, कल आपको उत्तर पूछा था, मैंने नहीं बोया था। बच्चे गाने गाने की धुन में मस्त हो रहे हैं। छाजे ऊपर बोयो बाजरो, हाँ वही बाजरा है, छत के छाजे ऊपर बोया या कहीं पे ही बोया, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का राइट आंसर जा रहा है 3 से 4 से में। वो बाजरा याद आ रहा है, मीनावाटी, बाजरे का भुट्टा, हाँ हाँ बाजरे पे गाने बने। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन है, सामान्यतः मृदा अम्लता को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? हाँ, आपको सुधारने के लिए अलग दवाई बनाएंगे, पहले यहां मृदा की अम्लता को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? जिप्सम चूना, जिप्सम चूना, आयरन पायरेट और 1 व 2 दोनों। यानी यहां पे पूछा है मृदा अम्लता, शायद हमारे सर ने इसकी शॉर्ट वीडियो में ट्रिक भी डाल रखी है। मृदा अम्लता को किसके द्वारा सुधार जा सकता है? हर बच्चे को आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने स्प्रिंकलर सिस्टम पूछा था और यहां पे जो राइट आंसर बन पा रहा है 27 में, 27 क्वेश्चन नंबर 27 में, हाँ लगा दो चुना। ओके ओके ओके, चुना यहां पे राइट आंसर जाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों की फिर से स्क्रीन पे आ सकता है। केज क्रॉप, केज क्रॉप नहीं डियर, केज क्रॉप हो जाएगी।
कैश क्रॉप कर दे इसको। लो, अब तो कर लोगे। उगाने का मुख्य उद्देश्य है मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए मृदा की फसल अवशेष मिलाने के लिए खरपतवारों को दबाने बिना किसी अतिरिक्त निवेश के आय प्राप्त करने के लिए, यानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है, केवल पाना ही पाना है। हाँ, देवाराम नहीं बनना है, केवल मांगीलाल ही मांगीलाल बनना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का आंसर भी क्या जाएगा, डी। कैश क्रॉप कौन सी हो, बिना किसी अतिरिक्त निवेश के, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, आय प्राप्त करनी है। गन्ना वगैरह आता है इसके अंदर, काटो और बेच दो, कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ रही है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों की स्क्रीन पे पहुंच चुका है। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश सरकार ने जारी किया है क्या, 1957 के अनुसार यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। हार्मफुल हो सकती है क्या, इससे ज्यादा मात्रा देंगे तो। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, इसका सी जो है राइट आंसर बनेगा से 0.5 वाला। 0.5 नहीं, 1.5। आंखें खोल के रखो, बटन मत रखो। ओके। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा है। क्वेश्चन नंबर 30। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्धता, हाँ, उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा कितनी रख सकते हैं। पीडब्ल्यूपी, क्षेत्र क्षमता, आर्द्रताग्राही गुणांक और कोई नहीं। चारों ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग टिक कर सकते हैं और इसका राइट आंसर बन पा रहा है, कौन सा बन पा रहा है, क्षेत्र क्षमता। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से 31। खुली नाली में जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है। खुली नाली में जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है। वी नोच यानी बंद पाइप, पार्शल फ्लूम, लाइसीमीटर और सभी के सभी काम में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी को पता है कि सभी के सभी काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में। ओके, मूंगफली के उत्पादन, मूंगफली नहीं, मूंगफली, हाँ मूंगफली, मूंगफली, हाँ एक साथ है, ये जुड़ा हुआ है। मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। यहां से एक जीके का सवाल भी बनेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। मूंगफली में अग्रणी कौन सा रहेगा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और तमिलनाडु है। कौन सा जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसका सी है, गुजरात है, वो राइट आंसर जा रहा है। राजस्थान का राजकोट किसको बोलते हैं। राजस्थान का राजकोट, क्वेश्चन नया क्रिएट हो रहा है। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, किसको कहते हैं राजस्थान का राजकोट। हाँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं। मूंगफली से ही लिंक कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस को। हाँ, चने का प्रमुख हानिकारक कीट है। क्वेश्चन नंबर, चने का प्रमुख हानिकारक कीट कौन सा है। एफिड है, कटवा लट है, फली छेदक है या कोई नहीं। एफिड है, कटवा लट है, फली छेदक है या कोई नहीं। चने का प्रमुख हानिकारक कीट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का फली छेदक है, वो यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। और इसी क्रम में अपन अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अनुकूल, हाँ, अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्के की बीज दर होती है। हाँ, बछीड़ वाला क्वेश्चन है, दे दो बछीड़ इसके।
अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्के की बीज दर है 18 से 20 केजी, 20 से 25 केजी, 25 से 30 केजी और 35 से 40 केजी। हाँ, मार दो बछीड़। 34 क्वेश्चंस। इसका राइट आंसर जा रहा है 20 से 25 केजी। कितना जा रहा है? 20 से 25 केजी। और इसी क्रम में अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम भू परिष्करण में फसल उगाने की विधि को कहते हैं? जीरो टेलिंग, टेलेस, नो टेलेस, मिनिमम टेलेस और 1 से 2 या 1 व 2। कौन सा जाएगा? बिल्कुल सही, मिनिमम, न्यूनतम टेलेस जिसको बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 36। हाँ, अस चावल की बुआई, हाँ, अस चावल की बुआई का सही समय कौन सा है? मई जून में बोते हैं, जनवरी फरवरी में बोते हैं, नवंबर दिसंबर में, या कोई नहीं? कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर जाएगा मई जून। कौन सा जाएगा डियर? मई जून है वो इसका राइट आंसर जाएगा। और जो कि किस्म को छिलका रहित, हस्कलेस, हस्कलेस यानी छिलका रहित कौन सी है? डोलमा, मंजुला, के 141 और RS 16। डोला नहीं है वो, ढोला मारू वाला डोलमा है। वेराइटी का नाम डोलमा डियर, जो कि किस्म को छिलका रहित किया जाता है। जल्दी से करो इसका आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लो थोड़ा सा अप कर देता हूं मैं, आप लोगों को आराम से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37। बिल्कुल 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 सही जवाब। ये आपका ढोला, ढोलना जो भी है, डोलमा है। डोलमा छिलका रहित है, छिलका तो डोले का उतार ही दिया बेलन की ठोक ठोक के। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी का पौधा किस पोषक तत्व का सूचक है? हाँ, इस पोषक तत्व का सूचक है। सूरजमुखी का पौधा किस पोषक तत्व का सूचक है? Fe है, फेरस है, लोहा है, बोरोन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। कर सकते हो क्या? बोरोन करोगे? लो भाई, आपने कहा तो मैंने कर दिया यहां पे बोरोन। क्वेश्चन नंबर अगला, मूंग में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? मूंग में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? हाइपोजियल, एपीजियल, हाइपोएपीजियल और सभी? कौन सा पाया जाता है? 39। हाँ, एपीजियल लिख रखा हिंदी, ऊपरी भूमि। बिल्कुल बिल्कुल सही, एपीजियल ऊपरी भूमि का। फिर अगला क्वेश्चन है, धान में डेड हर्ट किस कीट के प्रकोप के कारण? सब लोगों को रचिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेड हर्ट। हाँ, मर गया हृदय आपका। डेड हर्ट किस कीट के प्रकोप से होता है? हाँ, लूट लिया जो भी है आपका। धान में डेड हर्ट किस कीट के प्रकोप से होता है? तना छेदक, फुदका, कटवर्प और कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, तना छेदक बिल्कुल सही, तना छेदक इसका राइट आंसर जा रहा है। फिर है, गन्ने में बची टॉप, बंची टॉप है किसके कारण होता है? तना छेदक, पर्ण छेदक, शीर्ष तना छेदक और सभी? क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पे पहुंच चुका है। कुछ कैंडिडेट अभी भी नहीं पहुंचे हैं और इसका आंसर जा रहा है बिल्कुल शीर्ष तना छेदक। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में फ्लूक्लोरेलिन, जोड़ देता हूं इसको, फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग करने के लिए क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्था है। सोयाबीन में फ्लूक्लोरोलिन का प्रयोग करने के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सा है? अंकुरण के बाद करें, बुआई के बाद व अंकुरण से पहले, बुआई से पहले, या 30 व 35 DAS? सोच लिया? बिल्कुल सही, बुआई से पहले सोयाबीन में फ्लूक्लोरेलिन।
अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे पहुंच चुका है अब तक। हृदय रोगियों के लिए कौन सा वानस्पतिक तेल लाभकारी है? हृदय रोगियों के लिए कौन सा वानस्पतिक तेल है वो लाभकारी है? सोयाबीन का, कुसुम का, सरसों का या तिल का? हार्ट के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स के लिए कौन सा है वो तेल लाभकारी है? हाँ, कुसुम का, बिल्कुल सही। 43 में क्या चल जाएगा? कुसुम चल जाएगा। कुसुम नाम नहीं है यहाँ पे, कुसुम पादप का नाम है। जीवाणुजनित जीवाणुजनित बीमारियों के नियंत्रण किस रसायन द्वारा किया जाता है? जीवाणुजनित बीमारियों का नियंत्रण, बैक्टीरियल डिजीज, हाँ, नियंत्रण किस रसायन द्वारा किया जाता है? कवकनाशी, कीटनाशी, एंटीबायोटिक या फफूंदनाशी? सीधा सवाल है डियर, नहीं कर पा रहे क्या? 44 नहीं है क्या सीधा सवाल? कर लो देखें। हाँ, एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लेते हो? एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, ओके। धान की खेती लिए मृदा का उपयुक्त पीएच होना चाहिए। पीएच, पीएच ऐसे लिखा जाता है, पी छोटा एच बड़ा है, पीएच, ये लो, पीएच होना चाहिए। सब में पीएच लगा लेना आगे। 4 से 6 पीएच, 5 से 6.5 पीएच, और 6 से 7 पीएच, और 7 से 9 पीएच। कितना पीएच रखे क्वेश्चन नंबर 45 में? 4 से 6 पीएच। कितना रखे? 4 से 6 पीएच। लॉक कर दे। ओके। धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनिल, हाँ, स्टाम्प F34 खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए? कितने दिन बाद करना चाहिए? 2 से 4 दिन बाद, 10 से 14 दिन बाद, 6 से 8 दिन बाद, या 30 से 35 दिन बाद? करो जल्दी से क्वेश्चंस। कर रहे हो? अरे कर रहे हो क्या? कर दिया? लो भाई, कर दिया तो क्या गया इसका आंसर? 30 से 35 दिन बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 47, हाँ 47। धान के 1 हेक्टर क्षेत्र में रोपाई के लिए नर्सरी का कितना हेक्टर क्षेत्र आवश्यक है? धान की 1 हेक्टर क्षेत्र में रोपाई के लिए, यानी अपन को खेती कितनी करनी है? 1 हेक्टेयर में। अब 1 हेक्टेयर में आपको धान के पौधे लगाने इस तरीके से, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले उसकी नर्सरी तैयार करनी है। तो नर्सरी के लिए जो भूमि चाहिए वो कितनी चाहिए? यहां तो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, यहां 1 हेक्टेयर है, बट नर्सरी में कितनी चाहिए? बता दो कितनी चाहिए? बता दिया? बता दिया क्या? कितनी चाहिए भाई? ओ सर, ऑप्शन तो दिखाओ। लो भाई, ऑप्शन देख लो। ये यहाँ पे स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, ये जो आगे आया ना, ओके। 1000, हाँ, 100 मीटर स्क्वायर, 20 से 30 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर, और 1500 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही। 1 हेक्टर धान की रोपाई के लिए नर्सरी कितनी? 1000 मीटर स्क्वायर।
डेपोंग विधि सीधा आता है डेपोंग विधि का, डेपोंगे या डेपोंग विधि दोनों तरीके से आता है। डेपोंग विधि भारत में किस देश से प्रचलन में आई, यानी डेपोंग विधि भारत में कहां से, डेपोंग विधि किसके लिए यूज होती है यह भी बता दो। डेपोंग विधि का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देंगे इसका, डेपोंग विधि वाले का। हाँ बिल्कुल देंगे आप, और फिर जल्दी से बताएंगे डेपोंग विधि भारत में कौन से देश के प्रचलन में आई है। बिल्कुल, इंडोनेशिया, ताइवान, इजराइल और फिलीपींस। क्या उत्तर गया इसका? फिलीपींस। फिलीपींस मनीला, मनीला में क्या है? अगला क्वेश्चन है मनीला। जानते हो मनीला फिलीपींस में क्या है? यही बताना पड़ेगा। और डेपोंग विधि का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? ये भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों के लिए छोड़े मैंने, बताइए जरा। अच्छे क्वेश्चंस है। इसका आंसर तो फिलीपींस गया। तो फिर अगला क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। धान में ग्रॉसी स्टंट रोग का वाहक कौन सा है? ग्रीन लीफ शेयर, सफेद मक्खी, ब्राउन प्लांट हॉपर और गंदी बग। 49। ब्राउन प्लांट हॉपर, ओके, ब्राउन प्लांट हॉपर। क्वेश्चन नंबर 50। धान के पौधे की प्राथमिक वृद्धि अवस्था में क्रैश के, हाँ, किस रोग की वजह से होता है? क्रैसेक, यहाँ पे क्रैसेक, क्रैसेक रोग किस रोग के कारण होता है? बैक्टीरियल, बिल्कुल सही, बैक्टीरियल। ब्लाइंड डिजीज, ब्लाइंड की वजह से, ओके। अगला क्वेश्चन है 51। धान की नर्सरी तैयार करने की गीली क्यारी विधि में पौध कितने दिनों में रोपाई योग्य हो जाती है? 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन, 35 से 40 दिन और 20 से 30 दिन। बिल्कुल दें। बता दें। हो गई 20 से 30 दिन, बिल्कुल सही जवाब, 20 से 30 दिन। दीप्तिकालिता फोटोप्रिडिज्म के बेस पर धान का पौधा कौन सा? एसडीपी है, एलडीपी है। एसडीपी जानते हो? शॉर्ट डे प्लांट, हाँ, लॉन्ग डे प्लांट। इंटरमीडिएट और ताइवान, कौन सा जाएगा दीप्तिकालिता के आधार पर? कौन सा है? एसडीपी। एसडीपी का मतलब शॉर्ट डे प्लांट, इसको लॉन्ग नाइट प्लांट यानी एलएनपी भी बोला जा सकता है। अगर दिन छोटे हैं तो रातें बड़ी हो जाएगी, इसी को ही बोला जा सकता है दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता होती क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पौधों में पुष्पन कर फ्लावरिंग के लिए जितने समय के लिए उसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, नहीं, बिल्कुल गलत, टेम्परेचर नहीं, प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता, आवश्यकता किसके लिए? पुष्पन के लिए, पुष्पन के लिए आवश्यकता। कितने समय के लिए हो, कितने समय के लिए हो, इस समय के आधार पर दीप्तिकालिता को बांटा हुआ है। प्रकाश की आवश्यकता, पुष्पन के लिए प्रकाश की आवश्यकता कितने समय के लिए हो। अगर अधिक प्रकाश की आवश्यकता है तो वो लॉन्ग डे प्लांट, और कम की है तो वो शॉर्ट डे प्लांट।
और अगर प्रकाश की उपलब्धता पर पुष्प निर्भर नहीं करता है तो उनको, हाँ, डे न्यूट्रल प्लांट या न्यूट्रल डे प्लांट एनडीपी भी बोल सकते हैं। अगर इनका उल्टा हो जाएगा, जो लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे का उल्टा क्या हो जाएगा, शॉर्ट नाइट प्लांट, और जो शॉर्ट डे प्लांट है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लॉन्ग नाइट प्लांट। ओके, अगला सवाल, IR8, हाँ, IR8 धान की किस्म कहां विकसित गई, इंडोनेशिया, यूएसए, ताइवान और फिलीपींस? बता दो जरा, कर दो कमाल। कहां पे? और ये धान की किस्म है, मैं पहले ही बताया था, फिलीपींस मनीला में क्या है, वापस आ चुका है फिलीपींस। IR8 धान की किस्म है मनीला, फिर लिख रहा हूं मनीला, फिलीपींस। फिर अगला क्वेश्चन है, गंदी बग क्या बोलते हैं, धान मतकुण, कीट की वृद्धि की वृद्धि किस अवस्था पर आक्रमण करती है, कौन सी अवस्था पर आक्रमण करती है? हाँ, गंदी बग की कीट धान की वृद्धि की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करती है, अंकुरण के समय करती है, या अंकुरण के समय करती है, या फूल आते समय करती है, या दूधी अवस्था मिल्की स्टेज, या कटाई के समय? ठीक करें, बिल्कुल सही, दूधिया अवस्था। कौन सी अवस्था में, दूधिया अवस्था इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, धान में बोनेपन के गुण के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, जिम्मेदार, ये में यहां है, दा यहां पे, जिम्मेदार, जिम्मेदार है, ट्रिप्ट 23A, जीवीवू, डीजीवू जीन, या ओपेक 2, या नोरेंटेन? जानते हो बोनेपन के गुण के लिए, हरित क्रांति जानते हो, याद आया? आप ही बता दो इसका, डिज्यूजिन या नोरेंटेन? दोनों में से एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है, सुनहरा चावल किस तत्व का अच्छा स्रोत है, आपको पता है कहां पे इसको क्यों काम में लाया गया, जहां पे कमी हो गई थी किसी की, किसकी, विटामिन ए की, विटामिन ए की, जो विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस सुनहरे चावल में, ये जीन इसके अंदर मौजूद होती है। सुपर धान की कल्पना किसने की थी, सुपर धान की कल्पना किसने की है, GH सल ने, GS खुश ने, BL चोपड़ा, और कोई नहीं? अब दो दो तीन तीन तो कर नहीं सकते, आपको तो जी खुश करना है। सुपर धान देखते ही आपका क्या हो जाएगा, जी सुकून हो जाएगा, जी में सुकून, और जी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। सामान्यतः रोटी में प्रयुक्त होने वाला गेहूं का रोटी बनाने में जो अपन गेहूं काम में लेते हैं, उस गेहूं का बोटनिकल नेम क्या होगा, बता दे। रोटी बनाने के काम में लेने वाले गेहूं का बोटनिकल नाम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एसिटियम, ट्रिटिकम सेफरकम, और ट्रिटिकम, हाँ, सेपलेटा। जल्दी से करें आप इसको। 50 मिनट हुए हैं लाइव को, और लाइव में अपन ने क्वेश्चंस की संख्या 60 कर ली है, बहुत अच्छी स्पीड से काम चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, इसी क्रम में कर दिया, ट्रिटिकम एसिटियम, एक ट्रिटिकेल भी है, क्वेश्चंस यहाँ पे है, ट्रिटी
ट्रिटिकेल किसके संकरण से, किसके संकरण से तैयार की गई, से तैयार की गई, और क्यों, कारण भी पता होना चाहिए। आप पता है ये किसकी, गेहूं और राई से। राई का यहाँ पे तना जो होता है वो मजबूत होता है, और मजबूत तने का उपयोग वाली चीन कहाँ मिलेगी, यहाँ मजबूत तना होता है। गेहूं की बालियां क्या हो जाती, गिर जाती है, जिसके कारण किसान को नुकसान होता है। तो राई के तो मजबूती वाला गुण अगर गेहूं में लगा दिया तो गेहूं हो गए वो नष्ट नहीं होंगे, गेहूं की बालियां जमीन में नहीं गिरेगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय बोना गेहूं कौन सा है, भारतीय बोना गेहूं कौन सा है, जल्दी से करें। चार ऑप्शन है, ट्रिटिकम, डाइकोकम, ट्रिटिकम एसिटियम, ट्रिटिकम सेफेरोकोकम और ट्रिटिकम सफेल्टा है क्या सर, वो तो कम ही कम है, स्पेरो कम है, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से गलत युग्म का, निम्न में से गलत युग्म का चुनाव करना आपको। इमर गेहूं उसका वैज्ञानिक नाम या बोटनिकल नाम, ट्रिटिकम डाइकोकम है, मैक्रोनी गेहूं का ट्रिटिकम ड्यूरम है, मैक्सिकन गेहूं का ट्रिटिकम एसिटियम है, और भारतीय गेहूं का ट्रिटिकम वल्गेर है। आपको गलत चुनना है डियर, गलत गलत गलत, हाँ गलत गलत का भूंगड़ा वही चुनना आप लोगों को। बिल्कुल सही, भारतीय गेहूं का अभी बताया था आप लोगों को ऊपर। हार्डियम वल्गेर तो सुना होगा, ट्रिटिकम वल्गेर नहीं सुना होगा, तो ये गलत है। भारतीय गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम वल्गेर नहीं है। ओके, तो राइट आंसर जाएगा ये। अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मित्रों को भेज सकते हैं। इसी तरीके के पूरे मैं 1000+ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाऊंगा 1000-1500 के बीच में। इसमें एग्रीकल्चर आएगी, एग्रीकल्चर में एग्रो चल रही है, अभी एग्रो के और क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 500+ क्वेश्चंस एग्रो के करेंगे, फिर 400-500 क्वेश्चंस किसके करेंगे, हॉर्टी के, फिर वेटनरी के, इस तरीके से करेंगे। तो अभी क्लास में स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग खाना वाना खा लिए, उसके बाद में वापस मिलते हैं। जो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर या मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप स्टेटस है, वहां पे आप लोग हमारी क्लास का लिंक है वो देख सकते हैं, या फिर आप क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। जो फीडबैक में यहाँ पे वाटरमार्क के रूप में चल रहे हैं, मैं लिख भी देता हूँ 9636833366, जहाँ टेक्निकल टीम आपसे संपर्क कर लेगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।